अब मैं आपको बताता हूं मारिया कोरिना के नाम का ऐलान होते ही सबसे ज्यादा अफसोस किसे हुआ, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा पीड़ा किसी हुई। पिछले सप्ताह नोबेल पीस प्राइज का ऐलान कर दिया गया। वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना को साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे ही यह ऐलान हुआ कि वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना को नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा, सबसे ज्यादा दुख किसे हुआ? आप कहेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पुरस्कार पर सबसे ज्यादा नजरें गड़ाए बैठे थे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार खुलकर ऐलान किया था कि उन्होंने इतने युद्ध रोके, इसलिए वे वास्तव में नोबेल पीस प्राइज के हकदार हैं। व्हाइट हाउस में पहली बार हुआ कि व्हाइट हाउस की जो ऑफिशियल प्रवक्ता थी, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के हकदार हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा, जो कह सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इतने ज्यादा नोबेल पीस प्राइज के लिए पीछे भाग रहे थे कि उन्होंने अपना नॉमिनेशन और कोई नहीं बल्कि विश्व के जो आतंकवादी देश हैं, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे अपने नाम को रिकमेंड करवाया था। अब इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्या बोलेंगे। हालांकि ये मैं जरूर कहूंगा कि पिछले कुछ समय में खास करके जिस तरह से इजराइल के जो बंधक जो हमास ने बंधक बना रखे थे, जिस तरह से उनको छोड़ा गया और उनके जब दृश्य देखने को मिल रहे हैं ना कि इतने समय से, अक्टूबर से जो बंधक जो है हमास वालों के कब्जे में थे, हमास के आतंकियों के कब्जे में थे, जब वो अपने परिवार से मिल रहे हैं, उनके वीडियो देख करके जो खुशी उसको देख करके मिल रही है ना, उससे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इसलिए कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वास्तव में ये बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने गाजा पट्टी में शांति के लिए जो है उन्होंने एक पहल करी और कम से कम ये जो इजराइल के बंधक थे छूटे और गाजा में जो हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध विराम किया, वो अपने आप में एक अच्छी चीज है, इसलिए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम करवाया, उसको लेकर उन्होंने 7-7, 8-8, 10-10, 20-20 बार ऐलान कर दिया था, वो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने पजामे से निकल करके जो है ये बोला था। तो इसलिए मुझे लगता है, और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से अपने नाम का नॉमिनेशन करवा लिया। तो इसलिए जो है बड़ी सारी चीजें हैं जो खलती भी है, लेकिन कुछ उन्होंने अच्छे काम भी किए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप सोच रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा अफसोस मारिया कोरिना के नाम का आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को हुआ, वो आप गलत जगह जा रहे हैं, वो आप गलत सोच रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं मारिया कोरिना के नाम का ऐलान होते ही सबसे ज्यादा अफसोस किसे हुआ, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा पीड़ा किसी हुई। तो अब ध्यान से सुनिए, मारिया कोरिना के नाम का ऐलान होते ही सबसे ज्यादा पीड़ा कांग्रेस के जो चाटुकार हैं उनको हुई। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को तो समझ में आता है, कोई बात नहीं, उनके नेता है, अपने नेता के लिए वो अच्छी से अच्छी चीज की दुआ मांगे, वो समझ में आता है। लेकिन कांग्रेस के चाटुकारों को, कांग्रेस के जो चाटुकार, ये जो चरण चुंबक जो पत्रकार है ना, जो पत्रकार कहते हैं, सबसे ज्यादा पीड़ा उनको हुई। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको सुरेंद्र राजपूत का ये ट्वीट दिखाता हूं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के जो है प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने जो है ये कंपैरिजन कर दिया मारिया कोरिना के साथ जो है राहुल गांधी का कंपैरिजन करते हुए अपने दिल के जो उनके जो दर्द है ना, वो उन्होंने दर्द जो उनका सामने आ गया कि राहुल गांधी भी तो यही कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ और आपको 1-2 कांग्रेस के समर्थकों का ट्वीट दिखाता हूं। उन सब ने कहा आज मारिया कोरिना को मिला है तो उसके बाद अगली बार जो है वो राहुल गांधी को मिलेगा। ये तमाम ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन सबसे ज्यादा जो पीड़ा है, सबसे ज्यादा जो चाटुकारिता है, जो सबसे ज्यादा जो दुख है, वो अपने रवीश बाबू को। रवीश बाबू का एक वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वो कितने जो है वो बिल्कुल जो है उनके मन की पीड़ा कैसे शब्दों में बयां हो रही है, जरा उसको सुनिए। मारिया कोरिना मचाओ विपक्ष की नेता है। वेनेजुएला में निकोलस मदुरो की तानाशाही हुकूमत 2013 से है। यह हुकूमत हर तरह से विपक्ष को कुचल रही है, मुकदमे में फंसा रही है विपक्षी नेताओं को और जेलों में डाल रही है। 2024 के चुनाव में विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मरिया थी, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर रोक लगा दी गई। तब उन्होंने अलग पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर दिया। मरिया 20 वर्षों से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते जा रही हैं। यह सब पढ़ते हुए लग सकता है
कि भारत के बारे में कोई बोल रहा है, लेकिन नोबेल पुरस्कार समिति ने यह सब मारिया के बारे में बताते हुए लिखा है। ऐसा संभव है कि मारिया ने जिस तरह से चुनावों में धांधली को उजागर किया, आपको भारत के राहुल गांधी की याद आ सकती है। तो सुना आपने किस तरह से रवीश कुमार जो है जब बता रहे हैं मारिया कोरिना के बारे में, तो एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं साथ साथ कि ये सब सुनकर आपको राहुल गांधी की याद आ रही है, राहुल गांधी के वोट चोरी की याद आ रही है। भाई वाह, अगर कोई चाटुकार पाले ना तो ऐसे चाटुकार पाले कि देखिए किस तरह से जो है मक्खन लगा लगा के, मक्खन शब्दों में मक्खन लगा लगा के किस तरह से नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है राहुल गांधी को भी जो है हकदार बनकर खड़ा कर दिया। वाह, इसमें तो कोई राय नहीं। ये जो इनकी कला है ना, जो चाटने की जो कला है रवीश बाबू की, एक गजब की है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखिए आपको सुनकर ये लगा होगा कि हाँ, क्योंकि यही जो है यही पूरा का पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कंपैरिजन है ना, जो रवीश बाबू ने किया, जो बाकी लोग कर रहे हैं, ये क्यों गलत है। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि क्यों राहुल गांधी जो है मारिया कोरिना नहीं है, और क्यों भारत वेनेजुएला नहीं है, और क्यों राहुल गांधी जो है वो नोबेल पीस प्राइज के हकदार नहीं बन जाते। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो मारिया कोरिना है वो लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए वेनेजुएला में जो संघर्ष कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो सो कॉल्ड तानाशाही या जो भी तानाशाही जो है वेनेजुएला के अंदर, जो जिसको तानाशाही कहा जा रहा है, वो वेनेजुएला के तानाशाह शासक से लड़ रही है, चलो ये भी मान लिया। लेकिन राहुल गांधी कैसे इसके कंपैरिजन में आ गए। तो सबसे पहली बात जो है ना वो ये है कि मारिया कोरिना जो है उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। उन्होंने विपक्ष, क्योंकि उनको चुनाव लड़ने पर 2024 के चुनाव जो थे तो वहां पर जो है उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद उन्होंने विपक्ष के एक और कैंडिडेट को वहां पर जो सपोर्ट किया। और ये बाकी सब लोगों का कहना है कि भाई ये जो चुनाव था ना, जिसमें विपक्ष जो है वो दरअसल जीत गया था, लेकिन कुछ इस तरह की चुनाव में गड़बड़ी हुई। उस गड़बड़ी के कारण जो है ये वहां पर जो एक बार फिर से वहां पर जो है पुराने राष्ट्रपति एक बार फिर से वहां पर शासक बन गए। और इसको लोग वहां पर कह रहे हैं कि वो तानाशाही के खिलाफ है और ये चुनाव नहीं था, ये सब चीजें कही जा रही हैं। लेकिन फिर से बता रहा हूं, मारिया कोरिना जो है वो चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित कर दी गई थी, तब उन्होंने विपक्ष के दूसरे नेता का सपोर्ट किया। लेकिन क्या राहुल गांधी प्रतिबंधित है चुनाव लड़ने से? क्या राहुल गांधी प्रतिबंधित हैं? राहुल गांधी ने इस वक्त जो है, पिछला चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ा था, और कांग्रेस ने लड़ करके अब तक का, पिछले कई दशकों तक राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। 99 सीटें आई थी। और आपको याद है सुप्रिया श्रीनाथ किस तरह से जो है हाथ हिलाते हुए जो है कांग्रेस के वॉर रूम में घुसी थी, उन्होंने जीत का जश्न मनाया था। और राहुल गांधी खुद अमेठी से भारी, माफ कीजिएगा अमेठी नहीं, रायबरेली से भारी वोटों से जीते हैं। तो राहुल गांधी भारी वोटों से जीते हैं, राहुल गांधी संसद में है, राहुल गांधी हर विषय पर बोलते हैं, देश विदेश में बोलते हैं, और इस तरह से जो है राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हुए हैं। तो मारिया कोरिना तो चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित है, तो राहुल गांधी और उनका कोई कंपैरिजन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अब दूसरी बात, जैसे मारिया कोरिना जो है उनकी जान को भी खतरा है। इसलिए उनकी जान को खतरा है क्योंकि वहां पर कहा जाता है कि वहां जो राष्ट्रपति हैं और वहां की जो राष्ट्रपति के जो समर्थक लोग हैं वो कभी भी उनकी जान ले सकते। तो मारिया कोरिना क्या है, वो छुप कर रहती हैं। नोबेल जो संस्था है उसने ये भी कहा कि हमको नहीं पता कि मारिया कोरिना अपना सम्मान लेने आ भी पाएंगी, नहीं आ पाएंगी, क्योंकि वो छुप कर वहां रहती हैं। वो अचानक से कहीं पे प्रकट होती हैं, भाषण देती हैं सरकार के खिलाफ, और उसके बाद फिर से अंडरग्राउंड हो जाती हैं, उनको सरकार वहां तलाश नहीं पा रही। तो इस तरह से जो है ये उनका मारिया कोरिना की। अब क्या कंपैरिजन कीजिए कि राहुल गांधी की स्थिति ऐसी है। राहुल गांधी तो अभी बिहार में उन्होंने सरेआम जो है ये बाकायदा यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा निकाली। इतने दिन तक पूरे बिहार में घूमते रहे, आराम से घूमते रहे, घूम कर वो झूठ भी बोलते रहे। उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जितने उन्होंने लोग वोट चोरी के लिए प्रेजेंट किए सबके सब झूठे निकल गए। जितने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए वो सबका फैक्ट चेक हो गया। जितनी बार वो कोर्ट में गए, उनके समर्थक गए, उनको मुंह की खानी पड़ी। अभी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है एक व्यक्ति ने, जो राहुल गांधी और कांग्रेस का ही है, नेता है, उसने जाकर पिटीशन दायर की, उसकी पिटीशन खारिज हो गई। और राहुल गांधी की जो यात्रा थी वो लगातार चलती रही, यहां तक चलती रही कि राहुल गांधी की उस यात्रा के अंदर राहुल गांधी के जो राहुल और तेजस्वी का मंच था उससे प्रधानमंत्री की मां को जो है गाली दी गई, जो उनकी दिवंगत मां को गाली दी गई। तो एक कोई कंपैरिजन है? राहुल गांधी इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, पूरे भारत में घूम चुके हैं। भारत क्या, वो विदेशों में भी घूमते हैं, और इस तरह से विदेशों में तो वो मारिया
मारिया कोरिना तो छुप कर रह रही है ना, जबकि राहुल गांधी छुप कर कहाँ रहते हैं? छुप कर वो विदेश भाग जाते हैं। अपने तमाम जो उनके सिक्योरिटी है उनको धत्ता बताकर चुपचाप विदेश चले जाते हैं, बिना किसी को बताए विदेश चले जाते हैं। वो उनकी निजी यात्रा हो सकती है, लेकिन सुरक्षा बलों को गच्चा देकर कई बार हो गए हैं। ये बात जो है संसद में कही गई है। तो क्या राहुल गांधी और मारिया कोरिना के बीच कोई कंपैरिजन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अब ये भी समझिए कि वेनेजुएला जो है वो भारत नहीं है। ये जो कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रही है ना कि वेनेजुएला का जो विपक्ष के नेता हैं वो भी वैसे ही है जैसे भारत के विपक्ष के नेता। तो जैसे मैंने बताया कि राहुल गांधी जो है वो मारिया कोरिना नहीं है। और इसी तरह से अब ये समझिए कि ये जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला भारत नहीं है। क्यों? वेनेजुएला के बारे में क्या? वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो तेल के ऊपर निर्भर रहने वाला देश है। तो एक समय में वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था बहुत बहुत शानदार थी, बहुत बढ़िया थी, क्योंकि तेल के कारण उनको काफी आमदनी होती। तो बहुत सब कुछ वहां पर बहुत सब चंगा चंगा सा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वहां पर जो है जब तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घटने लगी तो उसके बाद वेनेजुएला की जो भी सरकारें थी उन्होंने कुछ और बंदोबस्त नहीं किए थे, उन्होंने कुछ और जो है ऑल्टरनेट पे विचार नहीं किया था, तो वहां की अर्थव्यवस्था नीचे आने लगी। इस वक्त वेनेजुएला की जो अर्थव्यवस्था है ना वो जो उनकी जीडीपी है वो 80% नीचे गिर चुकी है। 80% उनकी अर्थव्यवस्था नीचे, 80% समझते हैं, मतलब जो जहां अर्थव्यवस्था थी वहां से सीधा 80% का उसने डिप लगाया। 80% जो है वो नुकसान में है उनकी अर्थव्यवस्था जो है। भारत की अर्थव्यवस्था 8%, 7% की दर से बढ़ रही है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। तो भारत का वेनेजुएला के साथ क्या कंपैरिजन हो सकता है? एक देश ऐसा जहां पर जो है लगातार जो है वहां की अर्थव्यवस्था जीडीपी गिर रही है, एक देश ऐसा जिसकी जीडीपी लगातार बढ़ रही है। तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अब वेनेजुएला की स्थिति यह है कि वहां 82% जनता जो है ना, 82% जो जनता है वेनेजुएला की, वो गरीबी रेखा के नीचे आ चुकी है। तो जाहिर सी बात है वहां असंतोष होगा। लेकिन भारत में बाकायदा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनकी रिपोर्ट है पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर निकले हैं। तो ये सिचुएशन है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। भारत के बाजारों में आप जाइए, आपको पता चलेगा भारत में लोग कितनी खरीदारी कर रहे हैं, कितने किस तरह हिसाब से पैसा स्पेंड कर रहे हैं। आप गांव में जाइए, आप जो है शहरों में आप घूमिए, आपको जो है मजदूर काम करने के लिए बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। जो आप मिनिमम जो उनको अगर जो उनका मिनिमम वेजेस है अगर वो देने के लिए तैयार होंगे तब भी आपको जो है आमतौर पर काम करने वाले नहीं मिलेंगे। अपने घर में जो है अपनी जो काम वाली बाई है उसी को आप देख लीजिए कि आपकी काम वाली बाई जो है वो किस तरह से जो है उसके साथ आपको नेगोशिएशन करना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आपके आसपास बाकी जो छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं उन सब की स्थिति देखिए, वो स्थिति नहीं है जो वेनेजुएला की स्थिति है कि सब लोग जो है भूखे मरने की स्थिति या देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए वेनेजुएला की कंपैरिजन जो है नहीं किया जा सकता। अब निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है उनके बारे में सुनिए, वो कौन है। वो जो है वो पिछले 11 साल से लगातार राष्ट्रपति के पद पर हैं। तीसरा चुनाव वो जीते हैं और उनके इस चुनाव को जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुनिया के देश कह रहे हैं कि चुनाव ठीक नहीं है और इस चुनाव, लेकिन भारत के चुनाव को किसी ने कहा भारत के चुनाव ठीक नहीं है। निकोलस मादुरो के चुनाव को जो है अमेरिका ने भी कहा कि ये चुनाव फिर से होने चाहिए। भारत के चुनाव पर जब भारत का चुनाव हुआ तो बाकायदा व्हाइट हाउस ने भारत को ये जो है बाकायदा शुभकामनाएं दी थी कि इतने शानदार तरीके से चुनाव कराएगा। दुनिया के तमाम देशों ने भारत के चुनाव को, दुनिया के देशों से कई प्रतिनिधि आए, उन्होंने देखा भारत का चुनाव कितनी शानदार तरीके से हुआ। किसी ने कहा तो भारत के चुनाव को लेकर किसी ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि अब भारत के चुनाव को वोट चोरी के नाम पर राहुल गांधी भारत के चुनाव को फर्जी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसी तरह से कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक है, उनकी कोशिश अपनी जगह है और उनका जो है नैरेटिव अपना जगह, लेकिन उनका नैरेटिव कितना कामयाब हुआ यह सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर ये जो निकोलस मादुरो है, इसने जो है जब पिछला चुनाव, तीसरा जब चुनाव ये जीता निकोलस मादुरो, तब वेनेजुएला में इसने ये कहा था कि अगर मैं चुनाव हार गया तो फिर वेनेजुएला में खून खराबा होगा। और इसने अपने किसी भी तरह से जो भी इसने किया, यह चुनाव नहीं हारा। लेकिन भारत में क्या हुआ था? भारत में साल 2024 का चुनाव आपको याद दिलाता हूं। भारत में 2024 के चुनाव में किसने कहा था सड़कों पर खून खराबा होगा? किसने कहा था? याद दिलाऊं आपको। भारत के विपक्षी नेताओं ने कहा था, कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था, अखिलेश यादव ने कहा था, तेजस्वी यादव और उसके समर्थकों ने कहा था
कि भारत में जो है ये लोग इस बार भी वोट गड़बड़ करेंगे, और अगर इस बार गड़बड़ हुआ, इस तारीख को ऐसा हुआ, तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जो निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला में धमकी दी थी, वो धमकी भारत में विपक्ष ने दी थी। वो तो क्या हुआ, अखिलेश यादव 37 सीटें जीत गए यूपी में, इसलिए उनको बल्ले बल्ले उनको लगा नहीं चुनाव तो कोई गड़बड़ नहीं हुआ। कांग्रेस 99 सीटें जीत गई, हाथ हिला के सुप्रिया शिंदे ने ऐलान किया कि हम जीत गए। तो ये सब जो है, इन सबको जो है कहीं ना कहीं लगा कि हाँ चुनाव जो है, क्योंकि उनको बढ़िया सीट मिल गई, जीत गए। अगर 400 सीट मिल जाती बीजेपी को तो जरूर है कि ये लोग आरोप लगाते, और हो सकता है कुछ लोगों ने दंगों की तैयारी भी कर रखी थी, ऐसा भी कहने में, क्योंकि उनके बयान है, मैं किसी और आधार पे नहीं कह रहा, उनके बयान है। तो उस आधार पे जो है भारत में, लेकिन जैसे नतीजा उसके बाद सभी लोग संतुष्ट थे, बीजेपी को छोड़ करके बाकी सबको लग रहा था कि हमें इतनी बड़ी जीत मिली। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बन गई तो वैसे ही इनको जो है लगा कि अब गड़बड़ है, अब सरकार फिर 5 साल के लिए, क्योंकि जैसे ही नतीजे आए थे इनको लगा था कि मोदी 240 पे सरकार नहीं बना पाएंगे, 240 पे सरकार नहीं बना पाएंगे तो विपक्ष की सरकार होगी, मोदी को गठबंधन चलाने का आइडिया नहीं है, मोदी गठबंधन सरकार नहीं चला पाएंगे, तो उसके बाद उनकी सरकार गिर जाएगी और विपक्ष बनाएगा, नीतीश कुमार भाग जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू भाग जाएंगे, और उसके बाद राहुल गांधी अपने दम पर किसी को प्रधानमंत्री बनवा लेंगे या खुद बन जाएंगे। तो ये सब विपक्ष ने सोचा था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ, ना हो रहा है। बल्कि उसके बाद जो विधानसभा चुनाव लगातार हो रहे हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, वहां पर जो है बीजेपी लगातार जीत रही है। तो 2024 के जो चुनाव में जो थोड़ी बहुत हार मिली थी, उसकी भरपाई एक तरह से बीजेपी ने कर लिया। बीजेपी मजबूती के साथ जमी हुई है। तब जो है ये वोट चोरी का पूरा जो है कॉन्सेप्ट आया, और इस वोट चोरी को अब रवीश बाबू जो हैं वो वेनेजुएला के चुनाव से जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो है दरअसल एक्चुअल में ये लोग चाहते हैं कि वेनेजुएला जैसा देश हो जाए, कि जहां पर लोग भागें, जहां लोग गरीबी में मरे। वेनेजुएला के चुनाव के बाद हिंसा भी हुई थी, लेकिन हिंसा जो है वो निकोलस मादुरो ने नहीं करवाई थी, बल्कि निकोलस मादुरो को वहां से हटाने के लिए कुछ लोग संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि तब उसके खिलाफ जो है वहां पर हिंसा हुई थी, 10-11 लोगों की जानें भी गई थी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ, ना भारत में कभी ऐसा होता है। अब अंत में एक बात और मैं कह रहा हूं, ये जो नोबेल शांति पुरस्कारों के लिए जो ये सब चीजें हो रही है ना, ये जो इतना ज्यादा जो लोग जो मक्खनबाजी कर रहे हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो लोग डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार जो कर रहे हैं, क्या नोबेल शांति पुरस्कारों की कोई गरिमा रह गई है? मतलब गरिमा इस सम्मान की, ये बड़ा सम्मान है, इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति जो है, हर राजनेता चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है उसको मिल जाए, और हर व्यक्ति को ये उम्मीद जो है रहती है कि हाँ वो अच्छा काम करेगा तो उसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या इसकी गरिमा रह गई है? जब आप सोचिए कि मोहम्मद यूनुस जैसा व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ, मोहम्मद यूनुस जो अभी जो है बांग्लादेश का कार्यकारी जो है वहां की सरकार चला रहा है, ये वही मोहम्मद यूनुस है जिसके राज में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। अब आप सोचिए, ये वही मोहम्मद यूनुस है जिसने वहां पर सरकार गिरवाई, जिसने वहां पर जब इसकी सरकार बनी तो इसने वहां पे जितने आतंकवादी थे, जितने कट्टरपंथी लोग थे, उनको जेलों से रिहा कर दिया। वहां अल्पसंख्यकों का कत्लेआम हो रहा है। ऐसा व्यक्ति जो, और ये उस कत्लेआम को ये जस्टिफाई कर रहा है, कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, झूठ है, ये सब कह रहा है। जब ऐसे व्यक्ति को, मोहम्मद यूनुस जैसे व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, तो उसकी सैंक्टिटी क्या रह जाती है? मतलब मुझे तो लगता है कि नोबेल शांति पुरस्कार वाले जो हैं, उनको ये ऐसे जो भी व्यक्ति दिखते हैं जिसको इन्होंने सम्मानित किया, लेकिन वो सम्मान पे खरा नहीं उतर रहा, तो उसको वापस ले लेना चाहिए। मोहम्मद यूनुस से जो है सम्मान ये वापस ले लेना चाहिए, कायदे की बात है कि वापस ले लेना चाहिए। इसी तरह से जो है और भी कई लोग हैं, कई और नाम गिना सकता हूं मैं, जो वास्तव में जिनको सम्मान मिला लेकिन इस सम्मान के काबिल नहीं है। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं आपको मतलब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सुना देता हूं। वो भी कह रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि ऐसे कई लोगों को सम्मान दिया गया जो इसको डिजर्व नहीं करते थे। वो डोनाल्ड ट्रंप का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि मैं कौन होता हूं बताने वाला, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अच्छे काम किए। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में जिन लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, ऐसे कई लोग इसको डिजर्व नहीं करते। तो ये वास्तव में जिन लोगों को डिजर्व नहीं करते, ऐसे लोगों को मिला है, इसलिए सम्मान की गरिमा तो घटी है। और जिस तरह से अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पैरवी करवा रहे हैं, आतंकवादी देश जो है पाकिस्तान से पैरवी करवा रहे हैं, तो उसके बाद इस सम्मान की गरिमा क्या रह जाती है? तो इस सब चीजों को देख करके मुझे लगता है कि ये नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ये खींचतान तो जरूर चलती रहती है। लेकिन मोटे तौर पर मैं यही कह रहा हूं कि ये इस बार जो ऐलान हुआ ना, उससे सबसे ज्यादा दुखी डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, सबसे ज्यादा दुखी राहुल की चरण चाटू मंडली है।
ये मैंने आपको प्रमाण से के साथ बताया। चलते चलते आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। आपको ये बयान सुनवाकर मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार। ट्रंप और नोबेल पुरस्कार के संबंध में ये तय करना मेरे ऊपर नहीं है कि पुरस्कार किसे जीतना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ मौजूद किसी को आपत्ति होगी या आपके दर्शकों में से किसी को आपत्ति होगी जब मैं कहता हूँ कि ऐसे मामले सामने आए हैं जब नोबेल पुरस्कार समिति ने ऐसे लोगों को शांति पुरस्कार दिया जिन्होंने शांति के लिए कुछ नहीं किया, और मेरी राय में उन निर्णयों ने पुरस्कार के अधिकार को नुकसान पहुंचाया, इसलिए उन्होंने उन लोगों को शांति पुरस्कार दिया जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपको केवल वास्तविक योग्यता के आधार पर पुरस्कार देना चाहिए, अन्यथा पुरस्कार का महत्व खत्म हो जाएगा, और यही हो रहा था। लेकिन अंततः निर्णय देना मेरे ऊपर निर्भर नहीं है, और मुझे नहीं पता कि वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार के योग्य हैं या नहीं, लेकिन वह वास्तव में आज के जटिल मुद्दों को हल करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जो वर्षों और दशकों से बने हुए हैं।